एसिडिटी के सबसे कॉमन सिम्टम हमारे चेस्ट के पीछे जलन महसूस होना, पेट में ब्लोटिंग महसूस होना, डकारे आना, ये जनरली एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं। ठीक है। पेट में दर्द, ये दूसरा एक सिम्टम है कॉमन। और बॉवेल हैबिट्स में चेंज होना, यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये 3-4 बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और वॉमिटिंग में यदि खाना स्वेलो करने में, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये चिंता की चीज़ है। ओके। अगर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर स्टूल आ रहा है, खून की कमी हो रही है, तो ये एक तरह के अलार्म सिम्टम्स हैं जो कि इन सिंपल बीमारियों में किसी गंभीर बीमारी का संकेत होते हैं। तो राइट या लेफ्ट फ्लैंक में अगर पेन है तो किडनी से रिलेटेड हो सकता है। पेट के राइट साइड में या सेंटर में पेन है तो ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पेन हो सकता है। पेट के सेंटर में या नाभि के जस्ट ऊपर पेन हो रहा है तो ये पैंक्रियास से रिलेटेड पेन हो सकता है। सो कॉल्ड गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए जो कुछ प्रोबायोटिक रिच फूड होते हैं, जैसे दही है और मिल्क से रिलेटेड, दही से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्लस फर्मेंटेड फूड जैसे इडली है, ये चीज़ें आपके गट के लिए जनरली अच्छी होती हैं। GERD जिसको कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जैसा मैंने बताया अराउंड 10 to 15% जनरल पॉपुलेशन में होता है। ओके। अगर हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ये आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, बिना किसी कारण के हो रहे हों, आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहे हो, तो ये बीमारी है। कहीं बाहर खाया तो हो गया, तो फिर हम इसको GERD लेबल नहीं करते हैं। जब ये आपको डिसेबल करने लगे, आपके डे टू डे लाइफ में ये इंटरफेयर करने लगे, तो ये बीमारी बन जाती है। खाना निगलने में अटकना एक हमेशा बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा। तो मेरे पास यदि कोई भी आता है, मैं उसको 2 बार 3 बार पूछता हूँ कि अगर खाना स्वेलो करने में आपने खाना खाया और नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है फूड पाइप पे कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। तो ये एक गंभीर समस्या है। क्रॉनिक डायरिया एक जो टर्म होता है, अगर डायरिया 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो इसको हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। 4 से 6 हफ्ते? यस। ठीक है। तो कभी भी आपने खाना खाया, लूज मोशन हो गए, 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को ये ऑल्टर्ड बावेल हैबिट्स कुछ दिनों तक परसिस्ट करती है, तो काइंड ऑफ ये पोस्ट इन्फेक्शस IBS अगेन, जो कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट की डिसऑर्डर से होता है। ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस और ये सब चीज़ें होती हैं जो कुछ दिनों तक ये चीज़ें परसिस्ट करती हैं। बट अगर 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा ये परसिस्ट कर रहा है तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ये आपके पेट के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मछली, दूध, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। ये कुछ, ये जो मैंने बताया, ये ट्रेडिशनल हमारी जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है कि ये है, इसमें मतलब ये फूड इंटॉलरेंस से रिलेटेड है कि आप ऑलरेडी जब हम जनरली जो इंडियन वे ऑफ कुकिंग है उसमें हमारा जो फिश की कुकिंग है, मछली जो बनती है, उसमें खूब सारा फ्राइड और ये मसाले होते हैं, तो उसके बाद आप प्रोबेबली दूध पिए तो दिक्कत हो सकती है, भारीपन एक पेट में ये लगता है ऑलरेडी टू फुल। तो वो चीज़ है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जाकर के अंदर दोनों में कुछ मछली और दूध में लड़ाई हो जाएगी। बैड लाइफस्टाइल के चलते हम सभी जानते हैं कि आजकल स्टमक प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आए दिन हम किसी न किसी के मुंह से सुनते रहते हैं कि उन्हें गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है या फिर पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से पेट से जुड़े मामले और इससे जुड़ी बीमारियां बढ़ते जा रही है, ये सभी के लिए एक कंसर्न की बात है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है। हमारा खान पान बदल चुका है, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा हमारी जिस हिसाब से काम करने की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। स्टमक का जो फंक्शन है वो हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है ना तो पूरी बॉडी जो है हमारी हैम्पर होती है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम इन्हीं सारी स्टमक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में बहुत ही सीनियर, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट, को चेयरपर्सन है, लिवर गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट,
सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, हमारे इस सेशन में आप जुड़ने के लिए, इसके अलावा अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम निकाल करके देने के लिए। इस सेशन के जरिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, खास करके पेट से जुड़ी इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर, आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, तो सबसे पहले आप ही बताइए कि आपके पास सबसे कॉमन स्टमक प्रॉब्लम्स लोग लेकर के क्या आते हैं? देखिए, जीआई प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हैं और इसमें से जो सबसे कॉमन इश्यूज होते हैं, एक तो एक्चुअल इश्यूज होते हैं और एक लोगों के मन में कुछ मिथ्स होते हैं कि मुझे ये हो रहा है। तो मैं मिथ से स्टार्ट करूं। लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लगता है कि गैस हो रही है। सर में दर्द हो रहा है तो गैस हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है तो गैस हो रही है। तो ये तो मेन टॉपिक से अलग बात थी। बट जो सबसे कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको बोलचाल की भाषा में एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल बाउल डिजीजेस बहुत ही कॉमन है जिसमें एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि ये हमारी खान पान की शैली, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब का काफ़ी ज़्यादा नतीजा है। बिल्कुल। और जो समस्या क्या है कि इन्हीं सिम्टम्स के बीच में गंभीर बीमारियां भी छुपी हुई होती हैं। तो ये एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप इन कॉमन सिम्टम्स में से, सिम्टम्स वही होते हैं चाहे वो सिंपल एसिड रिफ्लक्स के हो चाहे वो एडवांस्ड कैंसर के हो, बिल्कुल, तो इसके बीच में से सिम्टम्स में सीरियस बीमारियों को निकालना और क्या नॉन सीरियस बीमारियां हैं वो एक डे टू डे चैलेंज होता है। एग्जैक्टली और आपके लिए आई थिंक ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता होगा, क्योंकि जैसा आप बोल भी रहे हैं कि एक जो हमारे दिमाग में बीमारियां घूम रही होती है और एक एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। Absolutely. और आई थिंक जिस हिसाब से सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा है, हम लोगों के बारे में सुनते हैं, तो अगर हमें कुछ भी होता है ना, तो हमें लगता है कि कोई बहुत बीमारी के, मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी के लक्षण अब हमें परसिस्ट हो रहे हैं, मैं जाके तुरंत चेकअप करा लेता हूँ। बिल्कुल, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल इश्यूज को रेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर मैं कल की बात बताऊँ तो कल मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका कहना था कि उनको कुछ थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उन्होंने किसी वेबसाइट, किसी चैनल पे देखा कि उनको लीकी गट है। अच्छा। तो वो बिल्कुल ही वाज इंसिस्टेंट कि नहीं, मुझे लीकी गट है, आप मुझे लीकी गट का इलाज बता दो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू डिफरेंशिएट फ्रॉम between facts and myths और actual problem। और डॉक्टर, आपने ये चीज़ बहुत सही बताई, और इसमें कई बार होता है क्या है ना कि जो असली बीमारी होती है वो पकड़ में नहीं आती है इस तरह की बीमारियों के चलते। तो अगर कुछ हमें सिम्टम्स समझने हो, पेट से रिलेटेड है कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है इस बीमारी की तरफ इशारा हो, तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसे हमें ज़्यादा लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो नॉर्मल है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, पेट में अगर हम सिम्टम्स को देखें, सबसे कॉमन सिम्टम्स में नियरली 10 to 15% जनरल पॉपुलेशन में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न, एसिडिटी। तो एसिडिटी के सबसे कॉमन सिम्टम हमारे चेस्ट के पीछे जलन महसूस होना, पेट में ब्लोटिंग महसूस होना, डकारे आना, ये जनरली एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं। ठीक है। पेट में दर्द, ये दूसरा एक सिम्टम है कॉमन। और बाउल हैबिट्स में चेंज होना, यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये 3-4 बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और वॉमिटिंग। तो इन्हीं सिम्टम्स के कॉन्स्टलेशन से अलग अलग जो बीमारियां होती हैं पेट की हम डायग्नोज करते हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरेशन क्या है सिम्टम्स का। सिम्टम्स थोड़े दिनों से है, बहुत ज़्यादा दिनों से है। अलार्म सिम्टम्स हम कुछ कहते हैं, जैसे कि अगर किसी एल्डरली में ये सिम्टम शुरू हो रहे हो, एज से रिलेटेड, तो थोड़ा ज़्यादा चिंता की बात होती है। वेट लॉस अगर हो रहा है तो ये चिंताजनक चीज़ है। ठीक है। एसिड रिफ्लक्स रिलेटेड सिम्टम्स में यदि खाना स्वेलो करने में, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये चिंता की चीज़ है। अगर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर स्टूल आ रहा है, खून की कमी हो रही है, तो ये एक तरह के अलार्म सिम्टम्स हैं जो कि इन सिंपल बीमारियों में किसी गंभीर बीमारी का संकेत होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स अगर काफ़ी दिनों से है, GERD लॉन्ग टर्म से है, तो फिर उसके लिए उसके कारण आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा हो, कोई दूसरी बीमारी नहीं पैदा हो, उसके लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो अगर कम दिनों से प्रॉब्लम है, उदाहरण के तौर पे अगर आपने बाहर खाना खाया, कुछ एसिड रिफ्लक्स हुआ, डायरिया हुआ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा
चिंता चिंता करने की की जरूरत बात नहीं है। ओके। तो आपने जैसे सिम्टम्स हमें बताए, उसमें आपने अलग-अलग बीमारियों के भी हमें नाम बताए। हम थोड़े से इन सभी बीमारियों को ना एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ये बताइए कि जो शुरुआती आई थिंक लक्षण होते हैं, कई बार लोगों को पेट में बहुत दर्द होता है और अलग-अलग हिस्सों पर दर्द होता है। तो पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है तो किस बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है और वो क्या बताता है हमें? देखिए, पेट में 2 तरह के ऑर्गन्स हैं। एक तो जीआई ट्रैक्ट है। ठीक है। जीआई ट्रैक्ट हमारे फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 हिस्से होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये हॉलो ऑर्गन्स कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं और फिर ये एक तरह से उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूल पास होता है। तो इसका जब भी पेन होगा तो ये विसरल पेन होता है और ये फिक्स जगहों पे होता है। पेट के सेंटर में एपिगैस्ट्रियम, नाभि के पास पेरी अम्बिलिकल, या जस्ट नाभि के नीचे, जिसको हम हाइपोगैस्ट्रिक पेन एरिया कहते हैं। ठीक है। तो ये कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी पेन होगा तो वो नाभि के पास होगा। ओके। लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी से रिलेटेड अगर पेन होगा तो जस्ट सुप्राप्यूबिक रीजन में, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पे ये पेन महसूस होगा। इसके अलावा स्टमक में दूसरे सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। सॉलिड ऑर्गन्स में लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और किडनी आते हैं। किडनीज हमारे साइड्स में, फ्लैंक्स में होती हैं। तो राइट या लेफ्ट फ्लैंक में अगर पेन है तो किडनी से रिलेटेड हो सकता है। पेट के राइट साइड में या सेंटर में पेन है तो ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पेन हो सकता है। पेट के सेंटर में या नाभि के जस्ट ऊपर पेन हो रहा है तो ये पैंक्रियास से रिलेटेड पेन हो सकता है। ओके। लोकेशन के अलावा कैरेक्टरिस्टिक इंटेस्टाइन का पेन हम कहते हैं कॉलिकी पेन होता है, यानी कि आया गया आया हाँ। गया। ये शार्प और बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग पेन होता है। गॉल ब्लैडर से होने वाला पेन, किडनी के स्टोन से होने वाला पेन सीवियर होता है। इसमें आप फिर घर में बैठे नहीं रह सकते, या आप बिल्कुल रात में सो रहे हो, उठ जाएं और आपको प्रोबेबली इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़े, इस तरह का पेन होगा। सिमिलरली पैंक्रेटाइटिस का पेन सबसे सीवियर पेन्स में से एक तरह का पेन होता है। ओके। तो ये अलग-अलग टाइप के पेन्स होते हैं। बिल्कुल। लोकेशन, सिवियरिटी, मैटर करते इसके हैं। बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पेन किस ऑर्गन से आ रहा है और प्रोबेबली इसका रीजन क्या हो सकता है। इसमें ड्यूरेशन भी मैटर करता है कि कितने लंबे समय तक पेट में अगर दर्द रह रहा है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। देखिए, सीवियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सीवियर पेन है, राइट साइड में है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, ये बड़ा कॉमन है। अगेन, एक जो कॉमन चीज़ होती है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन, जनरल पॉपुलेशन में 6 to 7% लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं। अच्छा। और जब भी हम बाहर खाना खाए, कुछ फैटी फूड हुआ, तो गॉल ब्लैडर का पेन ट्रिगर हो सकता है। ओके। कई लोग इसको सोचते नहीं नहीं, ये तो हमने बाहर खाना खाया था इसलिए गैस हो गई, पेन हो गया, ये गॉल ब्लैडर का पेन नहीं हो सकता। इसका इम्प्लीकेशन इसलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। बिल्कुल। और ये जनरल पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी, बिल्कुल 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हेल्थ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और जो दूसरे मानते ही नहीं है। जो मानते नहीं है। उनको बताया जाए कि ये गॉल ब्लैडर से पेन हो रहा है तो कहते नहीं जी, ये एसिडिटी से हो रहा है, देखते हैं। कोई भी बीमारी हो, उनको लगता हाँ, है कि कुछ नहीं होता है ये सब बिल्कुल। बीमारी। हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ ये आपने इसीलिए सही जो कही। ये कोट अनकोट गैस का मिसनोमर है ना, हाँ। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है कई बार, जो कि हम हर चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं कि ये गैस से हो रहा है। तो ये लोकेशन के अनुसार, सीवियरिटी के अनुसार और ड्यूरेशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गॉल ब्लैडर का पेन जनरली हाफ एन आवर से ज़्यादा लास्ट करता है। पैंक्रेटाइटिस का पेन अनलेस एंड अनटिल कोई इंजेक्शन लगाया जाए रिलीव नहीं होगा। स्टमक इंटेस्टाइन से रिलेटेड पेन के साथ वॉमिटिंग होती है। अगर किडनीज में पेन हो रहा हो तो साथ में आपको यूरिन में बर्निंग, यूरिन में ब्लड आना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जनरली आपको एक खुद भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सिम्टम्स के बेसिस पर। तो आपने जैसे हमें अलग-अलग टाइप्स के पेन बता दिए, लोकेशन कितना मैटर करता है, ड्यूरेशन कितना मैटर करता है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ की सिवियरिटी, कि पेन कितना ज़्यादा हमें रह रहा है। इन सब में से अगर कोई पेन नॉर्मल भी कभी-कभी होता है अचानक से, जैसे एक शार्प पेन उठता है, सांस लेने पे बहुत तेज पेन होता है और फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है और फिर वो पेन कब आया कब गया पता नहीं चलता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। ये किस तरह का दर्द होता है और कुछ इसके लिए इंस्टेंट रिलीफ के ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, सांस लेने से, मूवमेंट से अगर कोई दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है तो जनरली ये मस्कुलर पेन होता है। ओके। कई बार ब्लोटिंग के कारण, हाँ। मतलब इंटेस्टिनल स्टमक अगर ब्लोट हो गया, ये जनरली जिसको ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में हो सकता है, गैस रिलेटेड इश्यूज में हो सकता है। गैस के अन्य कारण होते हैं, जैसे हम बात करेंगे आगे, ये भी आएगी इश्यूज इसमें। तो कई बार उससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो यू फील कि
सांस लेने से दिक्कत हो रही है, हाँ, तो इस तरह के पेन उस कारणों से हो सकते हैं। ठीक है। जनरली आप अगर नोटिस करें कि कोई दर्द, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे हैं, अगर आपने करवट बदली, झुके, तो दर्द बढ़ गया, तो जनरली ये मस्कुलर पेन होने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल। ऐसे में जो ये दर्द होते हैं ना, इस पे आई थिंक बहुत ज़्यादा आजकल लोग बात करने लगे हैं कि कई बार होता है ऐसे कि जैसे साँस ले रहे हैं, बहुत हुँ, तेज़ पेन हुआ, हुँ, साँस छोड़ी जैसे ही तो नॉर्मल हुँ, हो गया, हुँ, फिर थोड़ी देर तक रहा वो, फिर नॉर्मल हो हुँ, गया। आपने बताया कि ये अलग-अलग तरह की बीमारियों की तरफ भी कई बार इशारा हो सकता हुँ। है। तो अगर हमें समझना हो कि हमारे पेट के लिए किस तरह के खाने अच्छे हैं, किस तरह के खाने बुरे हैं, तो कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि हाँ, ये खाएँगे तो पक्का पेट से जुड़ी कोई बीमारी होगी, ये खाएँगे तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। देखिए, खाने में जैसा कि आपने शुरू में भी बोला, हमारा खाने का ढर्रा काफ़ी बदल हाँ, चुका है, पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक तो रेगुलैरिटी, रूटीन नहीं है हुँ, हमारे डे टू डे लाइफ खाने में। की। अर्बन लाइफ में अगर ख़ास करके देखें, तो हर किसी को सुबह में ऑफ़िस जाने की जल्दी है, मॉर्निंग का भाग-दौड़। ब्रेकफ़ास्ट मिस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्पेशली जीईआरडी, एसिड रिलेटेड डिजीज़ेज़, ब्लोटिंग और इससे होती है, वो होती है एक, आपको शेड्यूल रखना चाहिए, बहुत लंबा खाना खाने में गैप नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए। और और दूसरी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है कि कुछ फैड्स हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, आप 18 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर एक होममेड। 6 घंटे हुँ, के एक गैप उसमें जितना खाना है विंडो में खा आप लो। जितने खाएँगे हाँ, उतना खा लेंगे। प्लस रूटीन, अगर आप अपने ऑफिस से रात को 10 बजे घर हुँ, पहुंच रहे हैं और आप 10 बजे डिनर करते हैं, तो ये कुछ दिनों तक चल सकता है, हमेशा ये मुश्किल है। ना, बॉडी फिजियोलॉजिकली ऐसे चीज़ों के लिए नहीं बनी है। करेक्ट। तो ये हो गया। दूसरा है कि हम क्या खा रहे हैं। हुँ, क्या खा रहे हैं, उसमें हमारे लिए आजकल प्रोसेस्ड फूड बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये हो कॉमन गया हो है। गया है। तो हुँ, होममेड फूड की जगह हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ गए हैं, जो इंस्टेंट बनने वाली जीआई चीज़ें। सिम्पटम्स दे रहे हैं, है हुँ, ना? और प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड एक एंटायर फिर अलग चेन होती है। आपके इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम चेंज करने से लेकर के वज़न बढ़ाने से, उससे जो समस्याएँ होती हैं, वो सब ये काफ़ी सारी बीमारियों बढ़ावा को देते हैं। बढ़ावा देता है। हुँ, तो ये फूड से रिलेटेड जो खाने के इश्यूज़ है, प्लस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। हाँ, मिल्क मिल्क में जो शुगर होता है उसको लैक्टोज़ कहते हैं। हुँ, तो आप अगर ये देखेंगे, हमारे एशियन पॉपुलेशंस में ये बहुत ही कॉमन होता है, ख़ास करके 15 साल की उम्र के बाद, कि अगर आपने दूध पिया या दूध से बनी कोई चीज़ चीज़ ली, खा ली, हाँ। तो पेट में एक ब्लोटिंग होती है, गुड़गुड़ाहट होती है, लूज़ मोशंस होते हैं, ये हुँ, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। तो यदि अगर ऐसा देखें, तो ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के सिम्पटम्स हैं, आप मिल्क अवॉइड कर बंद सकते कर दें। हैं। हुँ, चाय, कॉफ़ी एक्सेसिव क्वांटिटी में आप बिना खाना खाए बार-बार चाय पी रहे हैं, खाली ये पेट। चीज़ें बहुत ज़्यादा ये होती हैं। स्पाइसेस, एक्सेसिव फ्राइड फूड, ये हुँ, सारी चीज़ें अलग-अलग चीज़ों के कैटेगरी में आती हैं। हुँ, तो जैसा कि हमारे मतलब इंडियन कल्चर में एम्बेडेड है कि एक बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड फूड, डाइट टाइम से खाना खाना, बहुत रात का ज़रूरी है। खाना बहुत लेट से नहीं खाना, हुँ, जहाँ तक हो सके घर में खाने की कोशिश करें। प्रोसेस्ड फूड जो है, अवॉइड बॉटल्ड करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, फूड की अवेलेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है जो कि ओबेसिटी का कारण है। वो एक हाँ, अलग इशू है जो शायद आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। लिवर, फैटी लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से, कि हम खा ज़्यादा रहे हैं। हुँ। तो डॉक्टर जैसे आपने हमें ये चीज़ बता दी कि क्या चीज़ें हमारे पेट के लिए खराब है। कुछ ऐसे स्टमक फ्रेंडली फूड्स हैं जो हम खा सकते हैं अगर डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो हमारा पेट खुश रहेगा उनसे कि हाँ, चलो तुमने कुछ तो अच्छा डाला मेरे अंदर। देखिए, फाइबर खाने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हुँ, कंपोनेंट है। फाइबर आपके गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा होता है। ओके। तो फाइबर फाइबर का मतलब हमारे लिए फ्रूट्स, सैलेड्स। सैलड्स, स्प्राउट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जनरली आप खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हुँ, कुछ प्रोबायोटिक रिच फूड होते हैं जो कि गट माइक्रोबायोम को अगेन सपोर्ट करते हैं। गट माइक्रोबायोम, ये शब्द बार बार आ रहा है। हमारे पेट के अंदर बिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया खाने की को डाइजेस्ट करने से लेकर के फूड से जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो हुँ, फैट एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले प्ले करते करते हैं। हैं। तो जो सो कॉल्ड गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए जो कुछ प्रोबायोटिक रिच रिच फूड होते हैं, जैसे दही है, हुँ, हुँ। और छाछ, मिल्क से मट्ठा। रिलेटेड, दही से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्लस फर्मेंटेड फूड जैसे इडली है, हाँ,
ये चीज़ें आपके गट के लिए जनरली अच्छी अच्छी होती होती हैं। हैं। और अगर जनरल फूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कट डाउन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर आ गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर है वो कट डाउन करना चाहिए। फैट में सैचुरेटेड फैट्स को कट डाउन करना चाहिए, ज़ीरो नहीं, कट डाउन करना चाहिए। और इंडियन फूड के साथ जो जनरल एक प्रॉब्लम होती है कि हमें इंडियन फूड जो होता है थोड़ा प्रोटीन में डेफिशिएंट कम होता होता है, है, हाँ। तो प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। वेजिटेरियन भी अगर आप हैं तो भी दाल, छोले, चने, राजमा। छोले, राजमा, सोयाबीन, टोफू, हुँ, ये सब वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के अच्छे लिए सोर्स हैं। अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये फूड के कंपोनेंट वाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, हुँ, प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक चैलेंज है जो बढ़ाना चाहिए, और फैट में सैचुरेटेड फैट्स को कट डाउन करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टर अब हम ना सारी बीमारी को एक करके थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करते हैं जो सबसे आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम है वो गैस की, हुँ। कि आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरे तीसरे इंसान के मुँह से सुनते हैं कि यार मुझे गैस बन रहा है। हुँ। तो क्यों बनता है गैस? आखिर क्या ऐसी पेट में गड़बड़ी हो जाती है कि गैस बनने लगता है? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गैस एक सिम्पटम्स का भी डिनोटर होता है, ये हाँ। कोई स्पेसिफिक बीमारी होती नहीं है। अच्छा, कुछ ओके। लोग जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो पेट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उनके लिए गैस हो गैस गया। है। हुँ, तो अगर हम सिम्पटम्स के लिए बात करें तो देखिए, गैस में एक तो होती है कि पेट में ब्लोटिंग होना, हुँ, हुँ, कि आपका पेट काफ़ी ब्लोटेड फील हो रहा है, हुँ, डिस्टेंडेड हो गया। हुँ, दूसरा होता है डकारे आना। खट्टी डकारें। डकारे आना, तो हुँ, ये डकारे आना, चेस्ट में बर्निंग होना, ये जैसा मैंने बताया ये एसिड रिफ्लक्स का इंडिकेटर होता है। हुँ, ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना, ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट से रिलेटेड, और ये आजकल जैसे कि डिसऑर्डर्ड लाइफस्टाइल के साथ एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ओके। तो ये हमारे पेट के अंदर का जो बैक्टीरिया है, अगर ये डिसफंक्शनल हो जाए, हाँ, ये हाँ। अगर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा हो, कर रहा हो, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिससे पेट में ब्लोटिंग महसूस होती है। ओके। कुछ लोगों के लिए गैस का मतलब होता है कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, स्टूल नहीं पास किया हो, तो पेट एक हेवीनेस हुँ, महसूस हुँ, होती है, हुँ। इसको भी लोग गैस कहते गैस हैं। कहते हैं, हाँ। तो ये अलग-अलग कॉनोटेशंस हैं, बट जनरली अगर गैस की अगर हम बात करें तो हम गैस को अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, खाने के बाद पेट का डिस्टेंशन, जो कि स्टमक से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड सिम्पटम से जुड़ा हुआ है। ओके। तो गैस अगर पेट में बनता है तो सिम्पटम्स कई बार ऐसे आते हैं और कई बार गैस का अटैक आता है तो लगता है जैसे कि हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, कि लोगों को लगता है कि जकड़न फील हो रही है, एकदम से बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसे में अगर किसी को समझना हो कि ये गैस का अटैक है कि हार्ट अटैक, और गैस का अटैक क्यों आ रहा है, तो कैसे समझेंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुँ, इसमें ऐसा होता है कि अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हुँ, तो जैसा मैंने बताया, पेन जो महसूस करते हैं, विसरल जो बॉडी के ऑर्गन्स का पेन होता है, हुँ, हुँ। उसका लोकलाइज़ेशन प्रिसाइज़ नहीं होता है। हाँ, वो नर्व्स के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो फूड पाइप की नर्व सप्लाई और हार्ट की नर्व सप्लाई बिल्कुल एक होती है। हुँ, तो इससे जो हम परसीव करते हैं, अगर हार्ट एसिड रिफ्लक्स से पेन हो रहा है, तो बिल्कुल चेस्ट के पीछे होगा, और हार्ट अटैक का भी पेन वैसा ही होता है। हुँ। बट जनरली हार्ट अटैक के पेन में ये ऐसा नहीं होता कि लगातार चलता रहेगा। अच्छा। जनरली ये शॉर्ट लास्टिंग, और इसके साथ कुछ और सिम्पटम्स जैसे पसीने आना, हुँ, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कनें बढ़ जाना। पेन अगर आपके हाथों में, खास करके लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर रहा है, जॉज की तरफ जा रहा है, जबड़ों की तरफ जा हुँ, रहा है, और साथ में अगर एल्डरली हैं, अगर आपको कोई और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चलने से पहले से सांस फूलती है, तो ये चीज़ें इस चीज़ का इंडिकेटर होती है कि ये पेन हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। और ये अनकॉमन नहीं है। हुँ। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे हार्ट पास अटैक। ओपीडी में कोई पेशेंट आया जो कि बिल्कुल कन्विंस्ड है कि उसको गैस की प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ भी करने से पहले ईसीजी करा और पता चला कि ये हार्ट वाक़ई अटैक है। दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बाप रे! ओके। तो अगर गैस का अटैक आ रहा है किसी को, हुँ। सिम्पटम्स उन्हें समझ में आ गए और वो हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि अकेले में ही आपको इस तरह का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सिस्ट करने लगता है। हुँ। तो कुछ ऐसे हमारे पास हैं मतलब एडवाइसेज़ या टिप्स जो तुरंत गैस के अटैक को थोड़ा-सा रिलीव करने के लिए हम उस टाइम कर सकते हैं? देखिए, ये जो एंटासिड्स होते हैं ना, हुँ, अगर वाक़ई ब्लोटिंग और इससे रिलेटेड है, तो कई सारे प्रोप्राइटरी एंटासिड्स होते हैं,
जिसको लेने से थोड़ा आपको, जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्जिनेट्स, ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोप्राइटरी नामों से अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसको ले तो इससे आराम मिलेगा। ठीक है। और ओके। कुछ होम रेमेडीज होती हैं, हम्म। जैसे जो ग्रैंड माँ रेसिपीज होती है, दादी नानी के नुस्खे। दादी नानी के नुस्खे, जैसे अजवाइन है, थोड़ा नींबू पानी, कुछ ऐसी चीज आप ले, पानी पिए। अगर एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड है तो कई बार ये चीजें इससे भी सेटल हो सकती हो हैं। सकते हैं। ओके। हाँ, हमने गैस की बात कर ली। एक और कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में देखी जाती है कि उनको ना एसिडिटी बनने लगती है। ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद अभी भी पेट में जलन हो रही है और सीने में जलन हो रही है। और कई बार ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने स्पाइसी फूड खाया है या बाहर का खाना खाया है। नॉर्मल भी घर का खाना खाने के बाद वो सिम्पटम्स उनको दिखाई देने लगते हैं। तो एसिडिटी फिर क्यों होने लगती है? क्या ऐसे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं? देखिए, एसिड बॉडी में सिर्फ और सिर्फ स्टमक में बनता है। सिर्फ पेट में बनता है। यस। ओके। ये फूड पाइप, और फूड पाइप के बाद खाना जब जहाँ पे स्टोर होता है उसको स्टमक, वो स्टमक है। स्टमक का काम बॉडी में फूड को स्टोर करना, उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ से खाने का एक्चुअल डाइजेशन शुरू होता है। हो जाए। तो एसिड बॉडी का फिजियोलॉजिकल ये है। एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब ये एसिड फूड पाइप में ऊपर की तरफ आता है। ठीक है। तो ये जो GERD जिसको कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जैसा मैंने बताया, अराउंड 10 to 15% जनरल पॉपुलेशन में होता है। ओके। अगर हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ये आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, बिना किसी कारण के हो रहे हों, आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहे हो, तो ये बीमारी है। कहीं बाहर खाया तो हो गया, तो फिर हम इसको GERD लेबल नहीं करते हैं। जब ये आपको डिसेबल करने लगे, आपके डे टू डे लाइफ में ये इंटरफेयर करने लगे, तो ये बीमारी बन जाती है। और लंबे समय तक ये बीमारी चलने के अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर ये बीमारी परसिस्टेंट है तो आपको फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। तो अगर एसिडिटी नॉर्मल ऐसे ही कहीं बाहर खाने के बाद या कुछ स्पाइसी खाने के बाद हो रही है, कई बार लेट डिनर के कारण भी होती है, तो इसके लिए कुछ है ऐसे इंस्टेंट रिलीफ के टिप्स हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो रूटीन को ठीक करना। कुछ इसमें से ऑन डिमांड दवाइयाँ होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जो आप खा सकते हैं, और जो मैंने बताया एंटासिड्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। तो कभी ओकेजनल यूज के लिए ये चीज़ें ठीक है। अगर प्रॉब्लम रेगुलर हो रही है तो आपको लंबे टाइम दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स से फूड पाइप के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस, बैरेट्स इसोफेगस, खाने की नली में रुकावट, और इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा लॉन्ग टर्म GERD का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। सकते हैं। तो आगे चल करके मतलब बीमारी गंभीर हो सकती है। यस। अगर सिम्टम्स हफ्ते में 3-4 बार लगातार रह रहे हैं तो। उससे ज्यादा हो रहे हैं तो उससे ज्यादा वंस इन अ वाइल तो नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। ओके। एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर, कई बार होता है कि खाना जो है वो ऐसा लगता है कि निगल नहीं पा रहे, खाना यहीं अटक गया है। ये क्या प्रॉब्लम होती है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, खाना निगलने में अटकना एक हमेशा बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा। तो मेरे पास यदि कोई भी आता है, मैं उसको 2 बार 3 बार पूछता हूँ कि अगर खाना स्वलो करने में आपने खाना खाया और नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है फूड पाइप पे कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। तो ये एक गंभीर समस्या है। फूड पाइप एक छोटी, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो हमारे थ्रोट से शुरू होकर के स्टमक तक, दिस इज लाइक ए कॉन्डुइट, है ना। और इसमें अगर कोई भी रुकावट है तो खाना नीचे नहीं जाएगा। तो खाना निगलने में अटकना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लंबे टाइम से अगर एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स चल रहे हो, खाना निगलने में अटक रहा हो, या तो रुकावट है या कैंसर बन रहा है। स्मोकर्स हैं, उनमें अगर खाना निगलने की प्रॉब्लम हो रही है तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये होता है। दूसरी सेट ऑफ बीमारियां होती हैं जिसमें फूड पाइप में कोई रुकावट नहीं है और फूड पाइप की मसल्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। ऐसी बीमारियों में एक्लेजिया कार्डिया ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें एंडोस्कोपी नॉर्मल है बट फिर भी खाना अंदर नहीं जा रहा है। इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स ये अनकॉमन दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस ये एक अलग प्रॉब्लम है जिसमें खाना फूड पाइप नॉर्मल है लेकिन मसल्स में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है जिससे खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो खाना निगलने में अटकना हमेशा एक गंभीर बीमारी, सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें कोई दो थॉट्स नहीं होने चाहिए कि तुरंत दिखाना है, और इसके लिए अर्जेंटली हमें जितनी जल्दी हो सके एंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ेगी। फिर इसी में ना एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो आई थिंक आजकल लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा रह रही है, कॉन्स्टिपेशन।
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों में। तो आप बताइए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ने के पीछे कारण क्या है? और ऐसी क्या पेट में दिक्कतें हो जाती हैं कि लोग कॉन्स्टिपेटेड फ़ील करते रहते हैं? और ख़ासकर आई थिंक ओल्ड एज वाले लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन रहती है। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताइए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होने वाली प्रॉब्लम से होता है। ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो जैसा मैंने बताया, फूड पाइप से स्टमक में आया, हुँ, स्टमक हुँ। से स्मॉल इंटेस्टाइन में हुँ, आया, और जब ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जो रेजिडुअल मैटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन उससे जो बचा कुचा फ्लूइड है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट है वो बाकी स्टूल के फॉर्म में जाता है। ओके। तो कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशन है, हुँ, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, तो उनके लिए कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर हफ्ते में 3 बार से कम कोई इंसान अगर स्टूल पास कर रहा हो तो वो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हफ्ते में 3 बार से कम? यस। इंडिया में तो 1 दिन में नहीं इतने नहीं, चले जाते तो लोग। वो उसमें मैं उस पर आ रहा हूँ। तो वो फर्क इसलिए है कि उनके खाने पीने का ढर्रा अलग है। अलग है, हाँ। उनके खाने में फाइबर कम है। इंडियन डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है। इंडियन डाइट में कार्ब्स लैक्टोज भी है। बेस्ड मिल्क ज़्यादा होता है। हुँ, तो इंडियंस, और हमारी कल्चरल प्रैक्टिस अलग है, हुँ। तो परसेप्शन हमारा अलग है। ओके। तो कॉन्स्टिपेशन में एक तो होता है, कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो एक तो होता है कि अगर मोशन बहुत हार्ड आ रहा हो, हुँ, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है। मोशन इनफ्रीक्वेंट आ रहा हो, यानी कि 1 दिन आप नहीं पास कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पास कर रहे हैं। हुँ, और तीसरी चीज़ होती है जिसको एक मेडिकल टर्म में हम कहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि आप मोशन गए और लगा कि इंटेस्टाइन मतलब पेट पूरी तरह से साफ साफ नहीं नहीं है। हुआ, हाँ। तो ये एक तीसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। ओके। तो अगर हम इसको कंसेप्चुअली देखें तो हुँ, इंटेस्टाइन में जो गंभीर बीमारियों से अगर बात करना शुरू करें, अगर इंटेस्टाइन में किसी तरह की रुकावट है हुँ, हुँ, तो आगे फूड वो पास नहीं होगा। ठीक है। तो यानी कि ये किसी भी तरह की ट्यूमर, कैंसर, इसका ये एक सिम्टम हो सकता है। इनिशियल हाँ सिम्पटम। हाँ, मैं देखने वालों को ये नहीं बताना चाहता कि कॉन्स्टिपेशन हो तो आप नहीं, कैंसर के नहीं, बारे में अलर्ट सोचें। होने के पर्पज़ ये से। अलर्ट होने के हुँ, पर्पज से है। और खास करके एल्डरली में जो आपने पूछा कि हाँ, अगर किसी एल्डरली में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉन्स्टिपेशन हो, तो जैसे मैंने बताया, खाना निगलने में अगर प्रॉब्लम है तो एंडोस्कोपी एल्डरली में हमारे लिए स्ट्रेट अवे कोलोनोस्कोपी। हम ओके, ये बीच में फिर दवाइयाँ दे करके वेट करने का फिर इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है। नहीं है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम है कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ठीक नहीं है, हुँ, तो हुँ, वो चीज़ फिर आती है एक तरह की जिसको हम कहते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स में, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल, डाइट और इसके कारण इंटेस्टाइन की मूवमेंट ठीक नहीं है। खाना लेट से खाना, खाने में फाइबर का काफ़ी कम होना, हुँ, हुँ, फैट बेस्ड फूड काफ़ी ज़्यादा होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, ये चीज़ें फिर इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं। ओके, और तीसरा एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, ओके, यानी कि रेक्टम जहाँ से एनस में खुलता है, फिर उस जगह पे जो पेल्विक मसल्स होती हैं, हुँ, अगर वो डिसऑर्डर्ड हो तो उसको हम इवैक्यूएशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के कारण उसमें एक तरह की होती है कि मोशन गए, क्लियर नहीं हुआ, और कुछ लोगों को कुछ मैकेनिकल प्रॉप्स की ज़रूरत होती है, कुछ लोग वाटर जेट से स्टूल पास करते हैं, प्रेशर अच्छा, से। ओके, तो ये एक अलग डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम सिम्पटम्स के तौर पे देखें तो, हुँ, और तीसरी चीज़ होती है कि मोशन बार-बार आ रहा है और साथ में पेन हो रहा है, और मोशन फिर भी लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो हाँ। ये एक बहुत ही कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको कहते हैं इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, सिंड्रोम, ओके, आईबीएस। आईबीएस। आईबीएस, तो आईबीएस भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, आजकल फ्रीक्वेंट बहुत प्रॉब्लम कॉमन हो है। गए हैं। जीईआरडी जैसे मैंने बताया, उसी हुँ, तरह से आईबीएस भी जनरल पॉपुलेशन में नियरली 15-20% लोगों को होती है, और काफ़ी हद तक कई बार जीईआरडी और आईबीएस में ओवरलैप होता है, हुँ, हुँ, और उसी के कारण ये जो गैस का मिसनूमर कॉन्सेप्ट होता है, पेट नहीं साफ हुआ, ब्लोटिंग लग रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। हुँ। तो बहुत से लोगों में दोनों सिम्टम्स एक साथ चल रहे होते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, आपको क्या लगता है कॉन्स्टिपेशन होने का एक रीज़न क्या हमारे टॉयलेट का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है वो भी है? क्योंकि पहले हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे, हाँ, अब एक जिस तरह से शिफ्ट आया कमोड की तरफ तो देखिए, उसमें जो मैंने आपको बताया कि जो, अगर एक साइंटिफिक टर्म मैं यूज़ करूँ, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एनोरेक्टल एंगल। हुँ, हुँ, हाँ, जो इंटेस्टाइन आती है अंत में एनस और रेक्टम, रेक्टम का काम है स्टूल को स्टोर करना, करना, हाँ। एंड ये सिग्नल हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। हुँ, और जब भी ब्रेन को लगता है कि एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन है जिसमें आप स्टूल पास कर सकते हैं, तो तो वो पास हो सिग्नल जाएगा। देता है, वो स्टूल पास होता है। हुँ,
तो रेक्टम का कंट्रैक्शन होता है और एनस का रिलैक्सेशन होता है। Correct. तो एक एंगल होता है जो खुलता है। तो जब हम ये आप जो कह रहे हो बात सही है, और इसके ट्रीटमेंट के तौर पे कुछ लोग कमोड्स को एक स्क्वाटी पॉटी जिस पे ऊपर आप हाँ। बैठ करके मोशन पास करते हैं, स्टूल तो लगा हाँ, लेते तो हैं। जब फ्लेक्स होती है, जब पैर हमारा फ्लेक्स होता है, तो ये एंगल एनस और रेक्टम के बीच का स्ट्रेट हो जाता है। हाँ। और कमोड प्रोबेबली एक रीजन बिल्कुल हो सकता है, बट इसके बारे में वैलिडेटेड साइंटिफिक स्टडीज नहीं है। बट ये डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं, ये एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट भी होता है, जो कुछ लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। क्योंकि मैंने जितना पहले के लोगों से सुना है, वो कहते थे कि हमें तो इस तरह के इशू नहीं होते थे, हमें तो एकदम सुबह सुबह अच्छे से पेट हमारा साफ हो जाता था। आजकल तुम लोग का ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है, इसमें तो ना हमसे बैठा जा रहा है, ना मोशन पास हो पा रहा है, इश्यूज अलग हो रहे हाँ, हैं। इसको अगर मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं, देखिए बच्चों में आजकल ये कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन हाँ, है। कॉमन है, बहुत क्यों ज्यादा। कॉमन है? बच्चे, आप इमेजिन करिए कि सुबह 7:30 बजे उनकी बस आ जाती है या 7 बजे आ जाती है। वो सुबह 6:30 बजे उठते हैं, जल्दी 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 और उनको उठने के बाद कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं है। हाँ। वो सीधा फिर उनको ये जाना है। तो मदर के लिए भी ये होता है कि जल्दी से इसका लंच बॉक्स पैक करो, इसको कुछ खाना खिला दो और भेज दो। उसके बाद क्या होता है, जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको प्रोबेबली मोशन का अर्ज फील होता है, बट वो टीचर के डर से, या स्कूल का टॉयलेट गंदा है वहाँ नहीं जा सकते, तो ब्रेन उसको इम्पल्स को इनहिबिट कर देता है। फिर वो एक तरह का विशियस सर्कल हो जाता है। तो बच्चों के लिए ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये लाइफस्टाइल का इशू हो जाता है। जब एटलीस्ट मैं छोटा था तो स्कूल 9 साढ़े 9 बजे हुआ करते थे। हमारे लिए प्रेशर नहीं था कि 7 बजे उठ करके बस आ जाएगी। तो ये एक बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इनफैक्ट मैं ऐसे अडल्ट पेशेंट्स देखता हूँ, बट आए दिन कई बार बच्चे भी आ जाते हैं कि ये पेट में दर्द हो रहा है, मोशन नहीं पास हो रहा है, और सबसे कॉमन फिर इसका मैनिफेस्टेशन बच्चों में पेन, एब्डोमेन, पेट में दर्द हो रहा है। नियरली 80 to 90% बच्चे जिनको पेट में दर्द हो रहा है, उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और उसके पीछे जड़ ये है लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल, आपने ये चीज़ सही कही कि पहले के टाइम पर हर चीज़ें थोड़ी आराम से होती थी, तो हमारे पास समय रहता था कि आप आराम से उठ रहे हैं, आपके पास मोशन पास करने का समय है, खाना बनाने का समय है, रेडी होने का समय है। आज के टाइम पर सब चीज़ें इतनी जल्दी-जल्दी हो रही हैं कि आपको लगता है बस उठे, लिए और लेके भागे। ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव रेगुलेटर है इसका। वो ब्रेन गट रिलेशन आई थिंक इसीलिए बोलते हैं। हाँ। अगर सोशली अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस नहीं है तो ब्रेन आपको इस इम्पल्स को रोक देता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, फॉर अ फनी साइड, आपने बोला आप जब स्कूल जाते थे तो 9:30 बजे आपकी टाइमिंग। आप नदी पार करके तो नहीं जाते थे स्कूल? नदी पार करके नहीं जाता था, लेकिन हमारे बोलते हैं ना घर के लोग कि हम तो नदी पार करके जाते हैं, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं, शरीर चलते फिरते रहता था। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन की बात कर ली, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मोशन ही नहीं पास हो रहा है, फिर हो जाता है लूज मोशन। इतना मोशन हो रहा है, इतना मोशन हो रहा है कि इंसान परेशान हो जाता है। तो लूज मोशन क्यों होने लगता है? इसके पीछे क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमने की होती हैं? लूज मोशन, अगेन देखिए, लूज मोशन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है खाना डाइजेस्ट करना। तो अगर फूड अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो आगे मोशंस का नंबर बढ़ जाएगा। लूज मोशन में अगेन हम जो जिन चीज़ों को मैंने बताया कि कोई भी सिम्टम्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है और जो उसमें बीमारियां हम ढूंढते हैं, कितना ड्यूरेशन है, लोकेशन, सिवियरिटी, कितने दिनों से ये चल रहा है, और उसके साथ और क्या क्या सिम्टम है, इस पर डिपेंड करता है। तो क्रॉनिक डायरिया एक जो टर्म होता है, अगर डायरिया 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो इसको हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। 4 से 6 हफ्ते? यस। ठीक है। तो कभी भी आपने खाना खाया, लूज मोशन हो गए, 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को ये ऑल्टर्ड बावेल हैबिट्स कुछ दिनों तक परसिस्ट करती है, तो काइंड ऑफ ये पोस्ट इन्फेक्शियस IBS अगेन, जो कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट की डिसऑर्डर से होता है। ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस और ये सब चीज़ें होती है जो कुछ दिनों तक ये चीज़ें परसिस्ट करती हैं, बट अगर 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा ये परसिस्ट कर रहा है तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसमें इसके टेस्ट फिर एक सिलसिलेवार ढंग से, कुछ रूटीन ब्लड के टेस्ट, ज़रूरत पड़ने पर फिर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंटेरोग्राफी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। क्योंकि हाँ, अगर मैं कुछ बीमारियों का नाम बताऊं, जैसे सीलिएक डिजीज, गेहूं से एलर्जी की बीमारी, अच्छा, ग्लूटेन एलर्जी, ये एक कॉमन चीज होती है। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगेन डायटिशियंस और ये चीजें काफी फैड के तौर पर यूज करते हैं कि एंजेलिना जोली ने
ग्लूटेन फ्री डाइट डाइट ले लिया लिया है तो हम भी शुरू तो कर हम भी देंगे। शुरू कर देते हैं, इससे हमारा वेट कम हो जाएगा, है ना। तो हम्म। ये बहुत तरह के फैड्स हैं, वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है। फूड एलर्जी पैनल्स जो होते हैं, ज़्यादातर उनकी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें जो आपके लिए अगर आ गया, इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है और फूड खासकर एलर्जी टेस्ट होता है वो क्या? अलग है। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है, बहुत उसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। ओके। सीलिएक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी एक स्पेसिफिक बीमारी है जो यंग बच्चों में होती है, अडल्ट्स में भी हो सकती है। ठीक है। ये डायरिया का एक कॉमन कारण होता है। ओके। ट्रॉपिकल स्प्रू, क्रोन्स डिजीज अगेन एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगेन ये हमारे डाइटरी चेंज, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट, है ना, प्रोसेस्ड फूड, खास करके ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से, इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया माइक्रोबायोम के चेंज होने से इसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ है कि अब हमारे पास इसको डायग्नोज करने के तरीके हैं, इसीलिए भी बढ़ रही है। एक ज़माने में लोग मानते थे कि सीलिएक डिजीज इंडिया में नहीं होती है, लेकिन अब लेकिन ये बच्चों में डायरिया का सबसे कॉमन कॉज है। ओके, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो डायरिया में भी, और लार्ज इंटेस्टाइन से होने वाली डायरियाज में अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये बीमारियां होती हैं, मैल एब्जॉर्प्शन, बहुत तरह के कारण होते हैं। डायरिया का सबसे कॉमन कारण अगेन जो फंक्शनल डायरिया होता है, जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया प्रिडोमिनेंट आईबीएस, जो लोग काफी ज्यादा इंटरनेट और इस पे सर्च करते हैं, इसको आईबीएस डी कहते हैं। अच्छा। आईबीएस सी मतलब आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। तो आईबीएस बावेल मूवमेंट की जब भी कोई चेंज हो और उसमें पेन हो रहा हो पेट में, तो उसको आईबीएस कहते हैं, और उसमें कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है। हाँ। ये इंटेस्टाइन के मूवमेंट से डिसऑर्डर्ड है, और ये जो इसका नया नाम डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन गट इंटरेक्शन, डीजीबीआई कहते हैं इसको, ये कहते हैं इसको। तो एक स्पेक्ट्रम ये है, और दूसरा स्पेक्ट्रम जो डिजीजेस के तौर पे होता है, उसमें जो ये बीमारियां मैंने आपको बताई ये होता है। लेकिन जब भी 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा डायरिया चल रहा हो तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको कोई फूड इंटॉलरेंस और इस पे एस्क्राइब करने की नहीं कोशिश करें, जो कि आज एक तरह का दूसरा फैड है, जो मैंने बताया, फूड एलर्जी पैनल्स। और मन में ये होना कि मैंने ये खाया तो ये हो गया, ये खाया तो ये हो गया, उस पे ना जाए, तो फिर उस पे ना जाए, फिर उसको सिलसिलेवार ढंग से इसकी जांच करें। एग्जैक्टली। डॉक्टर, हमने जैसे इतने सारे कॉमन स्टमक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है, इसमें आपने शुरुआत से लेकर अभी तक एक चीज जरूर बोली कि खाने का रोल बहुत ज्यादा है। तो खाने में आजकल जैसे इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वैरायटीज हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं ना, जो हमारे लिए भी कई बार समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बीइंग अ गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, आप बताइएगा कि क्या ये फूड जो कॉम्बिनेशंस है, ये खाने चाहिए, अच्छे हैं या नहीं हमारे पेट के लिए। शुरुआत करते हैं, आई थिंक लोगों का सबसे फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता। तो इसमें पास्ता, जो कि मैदा का एक फॉर्म है, उसमें दूध और मलाई डाली जाती है, और फिर उसमें कैप्सिकम, प्याज, ये सारी चीजें मिला करके उसे और भर भर के चीज बनाया जाता है। तो कई बार कहा जाता है कि जो प्याज और दूध का कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात में सच्चाई है? देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। प्रॉब्लम है, जैसे पास्ता की आपने बात की, पास्ता में फाइबर नहीं है। हाँ। और कोई भी फूड जैसे सॉस है और ये है, एक टर्म है, आई एम श्योर कि लोग इससे वाकिफ होंगे, जिसको कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। हाँ। तो खाने की, जैसे गेहूं है, अगर इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसकी अपील बढ़ाने के लिए, जब ये बदल करके आपके वो दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसका टेस्ट, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो जब भी किसी फूड में 2 से 3 से ज्यादा लेबल्स हो जाते हैं, तो इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। प्रॉब्लम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ है। ओके। अच्छा, एक ड्रिंक है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब बिकता है वो ड्रिंक, स्पेशली आई थिंक दिल्ली में बहुत ज्यादा बिकता है। एक है मोहब्बत का शरबत, एक है नफरत का शरबत। तो मोहब्बत के शरबत में वाटरमेलन और दूध मिलाया जाता है, नफरत के शरबत में जो ग्रीन एप्पल होता है और उसको दूध में मिला करके बेचा जाता है। ये कॉम्बिनेशन सही है या नहीं? अगर आपको सूट करता है तो सही है। मतलब इसमें मेरे समझ से कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत चीज कॉमन है, कही जाती है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये आपके पेट के लिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मछली दूध, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। ये जो मैंने बताई है ट्रेडिशनल, हमारी जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है कि ये है, इसमें मतलब ये फूड इंटॉलरेंस से रिलेटेड है कि आप ऑलरेडी, जब हम जनरली जो इंडियन वे ऑफ कुकिंग है, उसमें हमारा जो फिश की कुकिंग है, मछली जो बनती है, उसमें खूब सारा फ्राइड और ये मसाले होते हैं, तो उसके बाद आप प्रोबेबली दूध पिए तो
दिक्कत हो सकती है। भारीपन एक पेट में ये लगता है ऑलरेडी टू फुल, हाँ। तो वो चीज़ है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जाकर के अंदर दोनों में कुछ मछली और दूध में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें कही जाती है कि आपको 2 चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। तो आप कुछ ऐसे आइटम्स बताएँगे जिन्हें हमें एक साथ नहीं खानी चाहिए? या खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है? ऐसा ऐसा हुँ। कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न नहीं कि आप कोई हुँ। 2 चीज़ें एक साथ ना खा सकें। डॉक्टर, आपने जैसे हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, हमारे पास एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन है जिसमें हम आपसे आंसर्स पूछना चाहेंगे, तो आप उन्हें जल्दी जल्दी में बताइएगा ताकि लोगों के लिए जो सेशन है ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। सबसे पहले ये है कि 1-2 ऐसी चीज़ें जिससे हमें एसिडिटी में इंस्टेंट हेल्प मिलती हैं। देखिए, एक तो पानी पीना हुँ, और एंटासिड्स आप हैंडी रखिए, हुँ, उसको लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ होममेड रेमेडीज़ जैसे फेनिल, सौंफ, इलायची, हुँ। ये सब चीज़ें ब्लोटिंग को इंस्टेंटली कम करती हैं। ओके, ये आज़माए हुए नुस्खे हैं। ठीक है। खाली पेट चाय, कॉफ़ी पीने से क्या ज़्यादा गैस और एसिडिटी बनती है? कॉफ़ी से स्पेशली ज़्यादा बन हुँ, सकती है। हुँ। चाय एक हमारी ज़िंदगी की ऐसी आदत बन चुकी है कि छोड़ने नहीं बनता। जो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके। कोल्ड ड्रिंक से या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंज़म्पशन ऑन अ डेली बेसिस या अल्टरनेट डे पर भी करते हैं, उनमें चांसेस है आगे चलकर पेट से जुड़ी बीमारी होने के? देखिए, अल्कोहल एक डेंजरस चीज़ है। हुँ, अल्कोहल एक लिमिट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हुँ, हुँ, अगर प्रेफ़रेबली ज़ीरो अल्कोहल है, तो ये बेस्ट है। बेस्ट है। अल्कोहल डेंजरस है। हुँ, इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ देती हैं और वो हाँ, दूसरी बीमारियों को पैदा करती हैं। तो ये चीज़ें बेटर अवॉइड टू करना अवॉइड। बेटर है। ओके। कई बार ऐसा आजकल बोला गया है कि आपको डिनर जल्दी करना चाहिए। तो जो लोग जैसे 6-7 बजे डिनर कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उन्हें रात में भूख लगती है। फिर वो मंचिंग और स्नैकिंग करते हैं हुँ। और फिर रात में मंचिंग, स्नैकिंग या कुछ भी खाने से एसिड रिफ्लक्स बनने लगता है। तो इस बात में सच्चाई है कि अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं या लेट नाइट खाते हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती बिल्कुल, है? हुँ, क्योंकि ये चीज़ आपके स्टमक में रहेगी, स्टमक से फूड को एम्प्टी होने में लगभग 1 घंटा लगता है। ओके। और जब आप लाई डाउन करते हैं, हुँ, तो अगर आप बैठे हुए हैं, तो स्टमक नीचे, फूड पाइप ऊपर है, हुँ, तो हुँ, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। बिल्कुल। जब आप लाई डाउन कर गए, तो ये सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे है, एसिड रिफ्लक्स बढ़ ऊपर है, जाता है। ओके। जो लोग अल्सर की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उनमें स्पाइसी फूड का जो इंटॉलरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं खा पाते स्पाइसी फूड? देखिए, अल्सर के बारे में एक चीज़ हमारे डिस्कशन में शायद रह गई। अल्सर का सबसे कॉमन कारण एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है। ठीक है। तो एच पाइलोरी इंडिया में नियरली 60% लोगों को होता है। अच्छा। अगर आपको अल्सर है, हर किसी को जिसको एच पाइलोरी हो उसको अल्सर नहीं होता। हुँ, हुँ, अगर आपको एक्चुअल अल्सर है तो स्पाइसी फूड और इससे मुश्किल बढ़ेगी। ओके। और अल्सर का दूसरा कॉमन कारण अनरेगुलेटेड पेन किलर्स अगर आप ले रहे हैं, हाँ, वो एक अल्सर का दूसरा कारण होता है। तो वो पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको परसिस्टेंट सिम्पटम्स हों, हुँ, तो एंडोस्कोपी ज़रूर कराएँ। अगर एच पाइलोरी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसका सिंपल ट्रीटमेंट है, वो कराना चाहिए। ठीक है। डेली बेसिस पर एंटासिड्स लेना या बहुत ज़्यादा लेना, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एंटासिड्स में देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो हुँ, एंटासिड्स होते हैं, वो एंटासिड्स से हमारा मतलब उन ड्रिंक्स से होता है जो कि फिज़ी टाइप के जो थोड़े-से होते ड्रिंक्स हैं। होते हैं, मतलब कुछ, अगर एक ब्रांड नेम मैं लूँ, डाइजीन, हुँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये बहुत कॉमन है, हाँ, डे टू डे पार्लेंस में आ चुका है। डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो लेने से पहले लोग लेके आते हैं। हुँ, और दूसरी तरह की जो एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे पेंटोप्राज़ोल, रबिप्राज़ोल, हुँ, हुँ, हमारे यहाँ चूँकि ओवर द काउंटर ये ड्रग्स मिलती हैं, तो ये ऐसे मिल जाती हैं। अगर हुँ। आपको डेली लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम है, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोकोनट वाटर एसिडिटी में हेल्प करता है? किसी भी तरह का पानी का इंटेक आपको हेल्प करेगा। हुँ, कोकोनट वाटर के भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स डेफ़िनिटली हैं, ओके। वो हेल्प कर सकता है। ठीक है। मिंट और पेपरमिंट खाने से क्या गैस की प्रॉब्लम जो है वो कम होती है? मिंट से इनफैक्ट जो च्युइंग गम्स, मिंट्स, इससे एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। हुँ, हुँ। ब्लोटिंग में आपको टेम्परेरी रिलीफ रिलीफ मिल मिल सकता सकता है। है। हुँ, कार्मिनेटिव्स जैसे मैंने आपको बताया, इससे बेहतर है सौंफ, इलायची, ऐसी चीज़ें आपको एक इंस्टेंट रिलीफ दे सकती हैं। ओके। जो फ्रूट बहुत ज़्यादा मतलब सिट्रस होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए या टोमेटो हो गए जिनमें एसिड का जो वो है कंपोनेंट ज़्यादा होता है, क्या उसको खाने से एसिडिटी बढ़ती है सच में? बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हुँ, खाएँ आप तो बढ़ेगी। देखिए, स्टमक में जो पीएच होता है वो हुँ, काफ़ी कम होता है। पीएच यानी कि अगर हम किसी चीज़ की एसिड की
डिग्री ऑफ एसिडिटी को देखें तो पीएच, स्टमक का पीएच जनरली 4 से नीचे होता है। अच्छा। तो हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में, अनलेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में बनता है, हाँ, तो एक्सेसिव क्वांटिटी में ये चीजें खाएं तो बढ़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई अदरवाइज ऐसा नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप खाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हमने अपने स्टमक प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी अच्छी खासी डिटेल बातचीत की है। आपने हर एक प्रॉब्लम के बारे में हमें जानकारी दी, सिम्टम से लेके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ। मतलब हमें आशा है कि आपने इस सेशन में एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।